चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लीगल डिसेबिलिटी। इसमें बोला गया है कि व्हेन वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट, मेरा कैमरा ऑफ हो गया ना, where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned a minor or insane or an idiot, he may institute the suit or make the application within the same period after the disability has ceased as would otherwise have been allowed from the time specified therefore in the third column of the schedule। अब इसमें बोला गया है कि अगर कोई पर्सन है, जैसे ए है और बी है, अब ए और बी में कोई जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ए है वो डिसेबल हो गया, वो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है, वो माइनर हो सकता है या फिर वो इंसेन हो गया या पागल हो गया, ठीक है, अनसाउंड माइंड हो गया, ठीक है। और अगर इस तरह से हो गया तो अब जो उसके पास टाइम पीरियड है ना उसको सूट को करने का, जैसे 3 साल का टाइम पीरियड है, अब वो उस 3 साल में वो केस नहीं कर पाया, ठीक है, तो अब वो टाइम पीरियड उसको जो मिलेगा वो मिलेगा जब वो बंदा सेन हो जाएगा, मतलब जब वो ठीक हो जाएगा। मतलब ए और बी में कोई कंटेंट हुआ था, उसके बेटर उसको केस करना था। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, बैक कहाँ से होगा, यहाँ देखना, दिख रही है स्क्रीन, जैसे ए है और बी है, इनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ना ए जो है वो पागल हो गया, समझ लो। अब ए के पास इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जैसे मान लो बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, ठीक है, ब्रीच। अब ए के पास राइट है कि वो कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि इसने इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, तो इसको बोलो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। अब जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा ना ए का, वो अब टाइम पीरियड स्टार्ट होगा जब ये बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मान लो इसका जैसे आज है 17 नवंबर, ठीक है, 2024, दिख रहा है जी मैम। 17 नवंबर से लेके अब इस जैसे आज इसको ये कॉज ऑफ एक्शन हुआ, ठीक है, अराइज, एक्शन अराइज हुआ। अब इसके पास 3 साल का टाइम है, अब ये कर सकता है 17 नवंबर 2024, 25, 26, 27, 2027 तक केस कर सकता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पीरियड में ना ये बंदा जो है अनसाउंड माइंड हो गया है, पागल हो गया है, या किसी भी तरह की इंसेनिटी होगी इसको, या वो इडियट हो गया, या वो माइनर है ना, तो वो अब इस टाइम पीरियड में वो अप्रोच नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पागल है। तो अब वो जो 3 साल उसके स्टार्ट होंगे वो काउंट होंगे। अब जब ये ठीक हो जाएगा ना, चाहे ये 2027 तक ठीक हो, चाहे ये 25 में ठीक हो, चाहे 26 में ठीक हो, चाहे 28 में ठीक हो, चाहे 29 में हो, जब ये ठीक होगा उसके बाद चलेगा इसका टाइम पीरियड। क्लियर? इसमें 3 बंदों की बात करी, माइनर, इंसेन और इडियट। अगर बंदा माइनर, जैसे मान लो ए और बी है, ठीक है, जैसे मान लो ए और बी है, ये दिख रहा है, ये जो है माइनर, ठीक है। अब इसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए जो है माइनर है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि उस बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, ठीक है। अब ए के पास जो टाइम पीरियड होगा, जब ये मान लो जब ये 18 साल का होगा ना,
तब ही इसके पास राइट आएगा कि ये केस कर सकता है। मान लो अभी ये है 14 ईयर्स का नाउ, अभी ठीक है, जी मैम। अभी ये 14 साल का है, अब इसके पास 14 साल का, तो अभी तो ये केस कर नहीं पाएगा। जब ये 18 साल का होगा ना तब ये केस कर पाएगा। क्लियर है? जी मैम। अगर इसमें डाउट है तो पूछ लो। इसमें 3 बंदों की बात करी गई है, माइनर, इंसेन और इडियट। अगर इन 3 टाइप्स की डिसेबिलिटी है ना जी मैम। तो आपका टाइम पीरियड जो है स्टार्ट होता है। तो आपका टाइम, 3 तरह की डिसेबिलिटी अगर नहीं, अगर आपको इन 3 टाइप की डिसेबिलिटी है ना तो आपका टाइम पीरियड मैम कैमरा ऑफ हो गया। अरे यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे कैमरे को हो क्या रहा है। अगर इन 3 तरह की डिसेबिलिटी है ना, कि अगर बंदा माइनर है और या फिर इंसेन है या इडियट है और उसके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है किसी केस को करने का, ठीक है, तो अब वो बंदे का पास टाइम जी मैम। पीरियड जो है, अब जैसे कि अगर आज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ किसी बंदे को तो उसके पास टाइम पीरियड आ जाएगा ना कि इतने टाइम में आप केस फाइल कर सकते हो। जैसे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही अगर किसी का राइट इन्फ्रिंज हुआ तो उसके पास टाइम पीरियड है कि वो जो है 12 साल में केस कर सकता है ना। अब 12 साल तक अगर वो बंदा पागल ही रहा या वो बंदा अभी तक वो मतलब 4-5 साल का है तो 12 साल जब तक वो 18 को होगा तब तक तो वो 12 साल निकल जाएंगे ना। तो इसमें बोला गया जब तक वो डिसेबिलिटी जो है सीज नहीं होगी, जब तक वो डिसेबिलिटी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी तब तक वो बंदा केस नहीं कर सकता, उसको फिर वो टाइम पीरियड जो है आगे जाके मिलेगा। जब उसकी डिसेबिलिटी सीज होगी तब से वो टाइम पीरियड फिर शुरू हो जाएगा चलना, तब तक वो बंद ही रहेगा। क्लियर? जी मैम। उसके बाद बोला गया नेक्स्ट पॉइंट है व्यूअर्स, क्लियर? Where such person is at the time from which the prescribed period is to be reckoned affected by 2 such disability, or where before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute the suit or make the application within the same period after both disabilities have ceased as would otherwise have been allowed from the time so specified। अब इसमें बोला गया कि एक बंदे को पहले वो बंदा माइनर था तो वो केस नहीं कर सकता था। माइनर होने के साथ साथ जैसे उसकी वो माइनर 18 ईयर्स का हुआ उसी दिन से जैसे उसके 18 ईयर्स कंप्लीट हुए वैसे वो बंदा पागल भी हो गया। ठीक है, अब 2 डिसेबिलिटीज होगी ना। अब जब तक ये दोनों डिसेबिलिटीज जो है खत्म नहीं होगी तब तक के लिए उसका टाइम पीरियड जो है रुका रहेगा, तब तक उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा केस को करने का। समझ रहे हो ना? जी मैम। अगर बंदा 2 डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है तो जब तक वो दोनों डिसेबिलिटी जो है खत्म नहीं हो जाती तब तक उसका टाइम पीरियड चला रहेगा। अब इसी में एक चीज और समझना, जैसे ए ने कोई केस करना है और वो अभी तक माइनर है, ठीक है, लेकिन मान लो आज 17 तारीख को वो बंदा माइनर है, ठीक है, आज से उसका टाइम पीरियड शुरू हुआ 2027 की 17 तक उसके पास टाइम पीरियड है। मान लो 3 साल का टाइम पीरियड उस केस को फाइल करने का। अब 3 साल खत्म हुए उसके 17 नवंबर मान लो 17 नवंबर 2027 को उसका टाइम पीरियड खत्म हुआ, ठीक है। अब वो बंदा जो जैसे 17 नवंबर को खत्म हुआ ना 18 से उसका टाइम पीरियड चलना शुरू हो जाएगा 3 साल, ठीक है। लेकिन अब 18 तारीख को अगर उसको एक और डिसेबिलिटी होगी साथ ही साथ, मान लो वो अनसाउंड हो गया या इडियट हो गया, तो अगर ये वाली डिसेबिलिटी साथ में ही होगी तो फिर उसका टाइम पीरियड वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन अगर वो 18 तारीख को ठीक रहा, 19 तारीख को ठीक रहा, 20 तारीख को ठीक रहा और 21 को हुआ अनसाउंड, तो फिर वो टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हो गया एक बार, तो फिर वो सब्सिक्वेंट जो डिसेबिलिटी होती है वो फिर नहीं रुकता है, फिर वो चलता ही जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? मतलब अगर वो आज मेजर हुआ है रुको मैं और वो आपको 1 वीक के बाद जाके पागल होता है। रुको मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इस पे। और ये दिख रहा है ना बोर्ड, हाँ जी मैम। जैसे ये है इसका टाइम पीरियड मैम स्टार्ट, थोड़ा नीचे करके लिखना।
अब ठीक है मैम। 17/9/2024 को इसको कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसका टाइम जी मैम। पीरियड चल रहा है, इसके पास मान लो 3 इयर्स का टाइम है केस को फाइल करने का, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड जो खत्म हो रहा है वो हो रहा है 17/9/2027 को, ठीक है। यहाँ आके इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये बंदा इस टाइम में जो है माइनर है, मान लो इसको डिसेबिलिटी क्या है, ये माइनर है इस टाइम पे, ठीक है। तो अब इसका टाइम पीरियड शुरू कहाँ से होगा, जब ये 18 साल का होगा तब से होगा। लेकिन मान लो अगर ये 18 साल का हुआ, जैसे 11/11/2029 में हुआ मान लो, ठीक है। अब ये 2029 में जो है ये हो गया मेजर। अब इसके पास 11/11/2029 से टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, यहाँ से इसका मान लो यहाँ से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, टाइम रन, ठीक है, दिख रहा है ये। अब मान लो अगर जैसे ये 11/11/2029 को साउंड मतलब मेजर हो गया, अब ये 12/11 को जो है 12/11/2029 को जो है ये अनसाउंड हो गया, ठीक है। अब अनसाउंड हो गया तो अब इसका टाइम पीरियड रुका ही रहेगा फिर से। अब जब तक ये बिल्कुल सही नहीं होगा ना, साउंड माइंड नहीं होगा, तब तक इसका टाइम पीरियड नहीं चलेगा। लेकिन इसी में एक एग्जांपल ये है कि अगर मान लो ये 11/11 को ये हो गया ना, मेजर हो गया, तो इसका टाइम पीरियड फिर 12 से स्टार्ट होगा। अब 12, 13, 14, 15 समझ लो 15/11/2029 तक ये ठीक रहा, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड यहाँ से शुरू हो गया है ना। अगर ये यहाँ जाके जो है अनसाउंड हो जाता है ना, अनसाउंड हो जाता है ना यहाँ जाके, तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर ये टाइम पीरियड जो है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। फिर उसका टाइम पीरियड नहीं रुकेगा अगर 1-2 दिन बाद अगर वो पागल होता है तो। अगर साथ ही साथ मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि एक डिसेबिलिटी एक साइड से खत्म हुई, दूसरी डिसेबिलिटी एक साइड से शुरू होगी, तब टाइम पीरियड रुका रहेगा। लेकिन अगर एक डिसेबिलिटी खत्म हुई और 2-3-4 दिन का गैप आ गया, साल का गैप आ गया, तो आप उसका डिफेंस नहीं ले सकते कि हाँ जी मैं तो डिसेबल था तो मैं केस फाइल नहीं कर पाया। जी मैम। क्लियर है ये रॉबिन, क्लियर है आपको? जी मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट बोला गया वेयर द डिसेबिलिटी कॉन्टिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन। अब ये सिर्फ सूट्स पे नहीं लग रहा है, एप्लीकेशंस पे भी लगता है। जैसे अगर मान लो कोई केस चला हुआ है, अब कोई आपने बीच में एप्लीकेशन ही मूव करनी है, एलआरस की एप्लीकेशन मूव करनी है, ठीक है। अब बंदे की डेथ होगी और उसके आगे बच्चों को एलआरस जो है उनको जोड़ना है, ठीक है। तो उसमें भी ये है कि अगर जब तक वो बच्चे मेजर नहीं होंगे उनके अगेंस्ट आप कैसे केस कर सकते हो, उनको कैसे आप जोड़ सकते हैं, जब वो मेजर होंगे तभी आप उनको जोड़ पाओगे। तो ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेशंस पे भी लगता है। और इसमें थर्ड पॉइंट में बोला गया वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डेथ एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फॉर द टाइम सो स्पेसिफाइड। अब इसमें बोला गया है कि जैसे मान लो इसमें जैसे बोला गया है, जैसे ये ए है, ये जो है अनसाउंड माइंड है, ठीक है, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड है, ठीक है। अब ये इसका टाइम मतलब मान लो इसको कोर्स ऑफ एक्शन शुरू हुआ 17/9/2024 को, ठीक है। अब ये यहाँ आके इसका टाइम पीरियड चल रहा है, ये चल रहा है 3 साल का है मान लो इस केस में, तो 17/9/2027 तक, ठीक है। अब ये इस भी तो कभी भी केस कर सकते हैं, मगर अनसाउंड माइंड ये केस नहीं कर पा रहा है ना। मान लो इसकी जो ये डिसेबिलिटी है ये जो है डिसेबल था, इतने में इसकी डेथ हो जाती है कि, ठीक है, क्लियर।
अब इसकी डेथ होगी, अब डेथ इसकी मान लो 15/7/2025 में इसकी डेथ होगी, डेथ होगी ये की, ठीक है। अब ये जो 2025 में इसकी डेथ होगी ना, अब इसके जो एलआर्स है ना, एलआर्स अगर वो तो मेजर है तब तो ठीक है, और ठीक है बिल्कुल, तब तो ठीक है, तो उनका टाइम पीरियड जो है 15/7 के बाद चलना शुरू हो जाएगा 3 साल का, ठीक है। तब उनको मिल जाएगा टाइम 15/7/2025 से लेकर के 15/7/25 26 27 28 तक का, ठीक है, 2028 तक का। लेकिन अगर मान लो ये एलआर जो है ये खुद ही इसका बेटा है, एलआर ये एलआर जो है आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आवाज, अब ठीक आ रही है, आप लोग अपने ना ये माइक ऑफ रखो ना, फिर आ जाएगी। मान लो अगर मैं क्या पढ़ा रही थी, एलआर मान लो इसकी डेथ होगी 15/7/2025 में, ठीक है। अब इसके पास टाइम पीरियड था 3 साल का, 2027 तक ये केस कर सकता है, लेकिन अनसाउंड माइंड है तो नहीं कर पा रहा है। डेथ होगी इसकी 15/7/2025 में। अब इसके एलआर के पास राइट आ गया ना कि वो केस फाइल कर सकते हैं। मान लो इस टाइम पे इसका जो बेटा है वो भी माइनर है, तो अब क्या उसके अगेंस्ट टाइम स्टार्ट होगा? बोलो। नहीं मैम, नहीं होगा, क्योंकि जो बेटा है जब तक वो मेजर नहीं होगा तब तक उसके अगेंस्ट टाइम उसका बेटा जो है अब इस टाइम पे जो उसका बेटा है वो है अभी तक 16 ईयर्स का, तो अब इसका टाइम पीरियड स्टार्ट पता कब होगा? जब ये 18 ईयर्स का होगा, और 18 ईयर्स का ये होगा 2029 में होगा, ये 15/7/2029 में, तब से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। क्लियर है? मतलब ये है कि जो एलआर्स है ना उनको भी उतना टाइम पीरियड मिलेगा जितना उसको मिलना था बंदे को केस को फाइल करने का, जब अगर वो ठीक हो जाता तो। मान लो वो 25 में खत्म हुआ तो उसके पास 2 साल थे केस करने के, तो एनआरस को भी 2 ही मिलेंगे कि 3 पूरे मिलेंगे? अगर ये जो छोटा वाला टाइम पीरियड होता है ना, इसमें तो फिर पूरा टाइम मिलता है। जैसे अगर आपके पास किसी केस को फाइल करने के लिए 12 साल है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने रिकवर करना है तो उसके लिए आपके 12 साल का टाइम है ना। अब 12 साल आपको इतना ज़्यादा टाइम पीरियड तो कोर्ट वाले देंगे नहीं, तो आपको सिर्फ फिर जब टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो उसके बाद जब आपकी डिसेबिलिटी सीज हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ आपको 1 साल का टाइम मिलता है फाइल करने के लिए केस। क्लियर? और जैसे 3 साल है तो 3 साल में अगर वो बंदा ठीक नहीं हुआ, या 3 साल में जैसे कि वो दूसरे साल में ठीक हो गया, तो फिर उसको आगे 3 साल मिल जाएंगे। क्लियर? ये समझ आ रहा है ना जो ये पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप है, तो इसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है और उसको याद करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें कोर्ट में काम आती हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज एट द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन होम ही रिप्रेजेंट अफेक्टेड बाय सच डिसेबिलिटी। अब ये 4th पॉइंट यही बोल रहा है कि अगर उसका एलआर जो है वो भी अगर किसी डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है, मान लो उस टाइम के जिस टाइम उस बंदे की डेथ हुई उसका बेटा ही माइनर था, तो अब उसके लिए भी वो टाइम पीरियड तभी स्टार्ट होगा जब मतलब उसकी जो डिसेबिलिटी है वो सीज होगी। क्लियर? 5th पॉइंट में बोला गया है, वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीज but within the period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died. When a person under disability dies after the disability ceased but विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम। हाँ, अब इसमें बोला गया जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आज उस बंदे का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, अब उसके पास जो है आगे जाके 17/2027 तक टाइम है, ठीक है। अब वो बंदा जो है अब 27 में उसका टाइम पीरियड
ख़त्म हो जाएगा ना। अब वो बीच में 2025 में ही मर जाता है, तो अब उसके एलआर जो है उसके पास वैसे टाइम पीरियड स्टार्ट होगा और वो वैसे ही केस फाइल कर पाएंगे जैसे कि वो बंदा मरा ही नहीं है। मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड, मतलब उसी सेम पीरियड में लगाएंगे आफ्टर उस बंदे की डेथ के बाद, एज वुड अदरवाइज हैव बीन अवेलेबल टू दैट पर्सन हैड ही नॉट डाइड। अगर वो नहीं मरता तो जितना टाइम उसके पास होना था उतना ही टाइम उसके एलआर्स को मिलेगा, उसी प्रकार जैसे कि वो बंदा मरा नहीं है। क्लियर है ये? बोलो। मैम नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं, आवाज कट रही। वैसे ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैम आवाज कट रही है, नेटवर्क इशू है। अब मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ जी मैम अब आ रही है, ठीक है। मैंने बोला कि अगर कोई पर्सन जो है अगर वो डिसेबिलिटी के मतलब विद इन पीरियड में डिसेबिलिटी में डाई हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, तो अब उसकी डिसेबिलिटी आफ्टर और उसके बाद उसकी डिसेबिलिटी जो है सीज हो जाती है। मरने के बाद जैसे वो आज मरा वैसे ही उसकी वो डिसेबिलिटी भी सीज होगी, तो उसके जो एलआर्स हो गए उनके पास वैसे ही टाइम पीरियड होगा कि वहीं से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा और वो उसके पास वैसे ही टाइम पीरियड होगा जैसे उस बंदे के पास होना था जो मरा है, और वो ऐसे ही एप्लीकेशन लगाएंगे जैसे कि वो बंदा मरा नहीं है, उसी की जैसे, मतलब उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि वो बंदा मरा नहीं है। जी मैम। क्लियर है ये? जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ several persons, section number 7, where one of several persons jointly entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is under any such disability, and a discharge can be given without the concurrence of such person, time will run against them all. But where no such discharge can be given, time will not run as against any of them until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of the other or until the disability has ceased। अब इसमें बोला गया कि अगर आपकी जॉइंट लाइबिलिटी बनती है किसी चीज़ में, आप जॉइंटली एंटाइटल्ड हो किसी केस को करने के लिए, जैसे ए और बी जो है इन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची सी को, ठीक है, अब ए और बी, अब ए जो है जब उसने प्रॉपर्टी बेची तब तो वो बिल्कुल ठीक था, बाद में वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, ठीक है। अब अगर कल को इनको कोई उसमें कोई सूट अराइज हो जाता है, कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है और उन्होंने केस करना है, तो अब दोनों बंदे मिलकर ही फाइल कर पाएंगे ना, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी का शेयर था मान लो, ठीक है, दोनों ने मिलकर वो प्रॉपर्टी बेची है, तो अब वो बंदा एक तो अकेला सूट फाइल नहीं कर पाएगा ना, अब दोनों को करनी पड़ेगी। या अब इसमें दो इशू हैं, अगर यहाँ तो बंदा ये है कि अब जैसे मान लो ए जो है वो फादर है और जो बी है वो बेटा है, ठीक है, अब ए जो फादर है मतलब वो हेड ऑफ द पर्सन है, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी मतलब ए और बी ने जो है प्रॉपर्टी दोनों बाप बेटे ने सी को बेच दी, ठीक है, अब ए जो बाद में जो बी है वो अनसाउंड माइंड हो गया, अब ए के पास राइट है क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है, बड़ा है, तो वो उस प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकता है, तो वो बिना किसी की कंसेंट लेके अदर बंदों की कंसेंट लिए बिना जो है केस फाइल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें जो है अगर वो ऐसा कोई इशू है जिसमें बंदा दूसरे बंदे की कंसेंट के बिना केस फाइल नहीं कर सकता है, तो उसमें जो है जब तक वो दूसरा बंदा ठीक नहीं होगा, जैसे मान लो बी ठीक नहीं होगा, तब तक उसका टाइम पीरियड स्टॉप रहेगा, उन सब के अगेंस्ट स्टॉप रहेगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बता दो, मैं फिर दोबारा पढ़ा देती हूँ। फादर सन वाला समझाना। फॉर एग्जाम्पल ना, जैसे इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो हैं, एक है फर्स्ट पॉइंट है इसमें ए बी
और ये सी, ये तीन बंदे, इन्होंने कोई प्रॉपर्टी सोल्ड करी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इन तीनों का शेयर है इसमें, इन्होंने सोल्ड कर दी, इन्होंने कर दी ये डी को। दिख रहा है ये? थोड़ा नीचे करना। अब दिख रहा है? हाँ, ठीक है। अब इन्होंने ये प्रॉपर्टी डी को सोल्ड कर दी, ठीक है। कल को मान लो जैसे इन्होंने प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी 1/1/2023 को, ये प्रॉपर्टी सोल्ड कर ली। मान लो कल को जो है ये बंदे ने इनको प्रॉपर्टी के पूरे पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब और इसने बोला कि मैं विद इन 1 मंथ तुम्हें पैसे दे दूंगा। मान लो तो इनके पास विद इन 1 मंथ मीन्स कि 1/2/2023 विद इन 1 मंथ, ये 1 महीने के टाइम में इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें पैसे वापिस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसने जो है पैसे नहीं दिए। अब इनके पास कॉज ऑफ एक्शन आ गया 1/2/2023 को, ठीक है। अब कॉज ऑफ एक्शन आ गया इस डेट पे, तो अब इन्हों क्या टाइम पीरियड यहाँ पे आ गया, मान लो 1 साल का टाइम पीरियड है केस को फाइल करने का, 1/2/2024। लेकिन इस टाइम पीरियड में ये केस कर पाते, इसमें जो है ये बी जो है ये हो गया अनसाउंड, ये पागल हो गया, ठीक है। अब इन्होंने प्रॉपर्टी तीनों ने सोल्व करी थी, तो ऑब्वियसली बात है कि केस करने भी ये तीनों ही जाएंगे, तीनों की कंसेंट ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है ये तो चलेगा 1/2/2023 2024 से 24 तक, लेकिन ये क्योंकि ये बंदा पागल हो गया तो ये टाइम पीरियड जो है ये हो जाएगा स्टॉप। अब ये इन तीनों के अगेंस्ट स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये बंदा पागल हो गया। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक ये टाइम पीरियड नहीं चलेगा। अब ये जब मर्जी ठीक हो, चाहे ये 25 में ठीक हो, 26 में हो, 27 में और 28 में, जैसे ठीक होगा वैसे ये टाइम पीरियड इन तीनों के अगेंस्ट जो है शुरू हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल ये है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लो ये है प्रॉपर्टी, ये जॉइंट प्रॉपर्टी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की HUF, ठीक है। इसमें जो है ए है वो है कर्ता, ये पढ़ा है ना आपने हिंदू लॉ में कर्ता, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में बी सी इनका भी प्रॉपर्टी में शेयर है। मान लो ये जो है ये है ए के सन, दिख रहा है ये? ठीक है। अब मान लो ए ने जो है ये प्रॉपर्टी किसी डी पर्सन को सोल्ड कर दी, ठीक है। अब डी ने इस पूरी प्रॉपर्टी की पेमेंट नहीं करी तो अब ए के पास क्या आ गया, कॉज ऑफ एक्शन आ गया, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन आ गया, मान लो इसके पास 1 साल का टाइम है केस करने का। मान लो इसके पास आया 1/1/2024 को कॉज ऑफ एक्शन, तो अब इसके पास है 1/1/2025 तक केस करने का टाइम, ठीक है। अब ए क्योंकि करता है ना, अब ये सारी प्रॉपर्टी के साथ डील करता है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, और इसके साथ ये डील करता है। अब इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि बी और सी की कंसेंट लेने की, क्योंकि ये तो बच्चे हैं ना, अभी ज़रूरी थोड़ी इनकी कंसेंट लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी जॉइंट है, ये इसका करता है, ये सारा कुछ देखता है, मैनेज करता है प्रॉपर्टी को। और इसने ऑब्वियसली बात है अगर सोल्ड की भी होगी तो किसी पर्पज़ से की होगी, अपने बच्चों के ही पर्पज़ से की होगी, है ना। तो अब ये जो है इस बंदे को इस बंदे को ज़रूरत नहीं है कि ये इन लोगों की कंसेंट ले फिर केस करे। अब ए जो है इस टाइम पीरियड के अंदर केस कर सकता है। मान लो ये बी और सी जो है ये माइनर है। क्लियर हुआ ये कि ए करता है फैमिली का, बी और सी जो है ये इसके बच्चे हैं, ठीक है। इसने ये अपनी हिंदू प्रॉपर्टी को जो है किसी डी नाम के बंदे को बेच दिया, ठीक है। अब डी ने इस प्रॉपर्टी की पेमेंट नहीं करी तो इसके पास कॉज ऑफ एक्शन आ गया, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन आ गया, अब इसके पास आ गया कॉज ऑफ एक्शन। अब ज़रूरी थोड़ी कि वो बी और सी से कंसेंट लेगा क्योंकि ये बच्चे हैं और ये जो है ट्रस्ट उसके ऊपर है ना,
ट्रस्ट के बेस पे है ना ये वाला जो रिलेशन होता है ये ट्रस्ट के बेस पे होता है। फादर सन का हो गया, मदर सन का हो गया, मदर डॉटर का हो गया, फादर डॉटर का, क्योंकि ये करता है प्रॉपर्टी का तो ये डील कर सकता है प्रॉपर्टी के साथ, तो जरूरत नहीं है इसको इसकी कंसेंट लेने की इन दोनों की। अगर मेजर होंगे तभी जरूरत नहीं है। नहीं तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये करता है ना, अभी तो यही संभाल रहा है। अगर ये मर गया होता और बी और सी होते, अब बी ने किसी प्रॉपर्टी से, जैसे इसका हाफ शेयर होना था इसका हाफ, अगर बी ने किसी प्रॉपर्टी से डील करना तो उसको तो सी की कंसेंट लेनी पड़नी थी। फिर इसको अगर कल को केस करना होता तो इसको इसकी कंसेंट लेनी पड़नी थी, क्योंकि ये करता है और ये खुद मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो इनको इनकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर बीसी मेजर होते तभी जरूरत नहीं थी। जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 उसमें बोला गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द मैनेजर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न्ड बाय द मिताक्षरा लॉ शैल बी डीम्ड टू बी कैपेबल ऑफ गिविंग अ डिस्चार्ज विदाउट द कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब होता है कंसेंट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ओनली इफ ही इज इन मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी और वो बंदा जो मैनेजर है, मतलब मैनेजर मीन्स करता है फैमिली का, तो उसको जरूरत नहीं है बाकी अपने बच्चों की कंसेंट लेने की, तो वो जो है वो खुद ही केस फाइल कर सकता है। मैम यहाँ माइनर और मेजर का कोई इशू तो नहीं है कि बच्चे माइनर होंगे या मेजर होंगे? माइनर मेजर का इशू नहीं, बस प्रॉपर्टी जॉइंट हिंदू फैमिली अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए और जॉइंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब माइनर का कोई इशू नहीं है ना? नहीं, माइनर का कोई इशू नहीं है इसमें। क्लियर? जी मैम। उसके बाद आपको क्लियर हो गया रोबिन? जी मैम। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 8 है नथिंग इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7 अप्लाइज टू द सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन और शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years from the cessation of the disability or the death of the person affected thereby the period of limitation for any suit or application। मान लो इसमें बोला गया है प्रीएम्पशन राइट्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है ये सेक्शन नंबर 6 और 7 जो अप्लाई नहीं होता। प्रीएम्पशन राइट्स ये होते हैं जैसे ए है और बी है। ए ने कोई प्रॉपर्टी, जैसे मान लो मैंने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ 94 में खरीदी और मेरा कोई पड़ोसी है वो बी है, उसकी भी सेम प्लॉट मेरे प्लॉट के साथ लगता है। अब उसने बी ने अपना प्लॉट कल को बेचना है तो वो पहले मेरे को ही अप्रोच करेगा ना कि मैडम आप मेरा प्लॉट खरीदना चाहते हो कि नहीं खरीदना चाहते हो, क्योंकि पहला राइट उस प्लॉट पे किसका बनेगा, मेरा बनेगा एज अ नेबर। ठीक है, तो वो मेरे से पूछेगा कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं प्रीएम्पशन राइट। तो इस राइट पे जो है ये वाला सेक्शन नंबर 6 7 नहीं चलते और इसमें ये बोला गया है मोर देन 3 years। अगर किसी बंदे की डेथ और डिसेबिलिटी सीज हो जाती है तो उसके बाद जो टाइम पीरियड मिलता है ना किसी भी सूट और एप्लीकेशन को फाइल करने का, तो वो जो है 3 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा, मोर देन 3 years तक मिलेगा। क्लियर है? दोबारा समझा। मतलब ये है कि अगर कोई राइट ऑफ प्रीएम्पशन वाला केसेस है ना तो उन पे ये वाला टाइम, ये जो सेक्शन नंबर 6 और 7 पड़ा ना डिसेबिलिटी वाला, ये वाले जो है ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। और राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता है जैसे कि मैं हूँ और मेरे साथ कोई मेरा पड़ोसी है, हम दोनों के साथ साथ में प्लॉट लगते हैं। ठीक है, कल को जो मेरा पड़ोसी है वो अपना प्लॉट बेचना चाहता है, तो अब वो अपना प्लॉट बेचने से पहले मुझसे पूछेगा कि भाई आप मेरा प्लॉट खरीदना चाहते हो कि नहीं खरीदना चाहते हो, क्योंकि मैं पड़ोसी हूँ तो सबसे पहले कंपल्सरी है, कंपल्सरी होता है ये। जैसे अगर कल को मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे भाई की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब मेरा भाई कल को अपनी प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो वो पहले मेरे को पूछेगा कि तू मेरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है कि नहीं खरीदना चाहती। अगर क्योंकि पहला राइट तो मेरा ही बनेगा ना उसमें, कि वो मेरे से पूछे कि आप मेरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो कि नहीं, मैं मना करती हूँ, फिर वो थर्ड पर्सन को दे सकता है। तो ऐसे ही होता है अगर नेबर में भी अगर कोई बंदा साथ में प्लॉट लगता है तो वो पहले साथ वाले को अप्रोच करता है कि आपने खरीदना है कि नहीं खरीदना। अगर वो मना करता है तब वो थर्ड पर्सन को देता है, अगर वो हाँ करता है तो इस राइट को जो बोलते हैं वो प्रीएम्पशन राइट बोलते हैं। ठीक है, ये जो 6 और 7
वन सेक्शन है, ये इस राइट पे एनफोर्स नहीं होगा, ये वाले जो प्रीएम्पशन राइट है उस पर नहीं होगा। और इसमें ये बोला गया है कि अगर आपका डेथ, जैसे कि आपको कोई डिसेबिलिटी हुई, अगर वो सीज हो जाती है, चाहे वो डेथ हो जाती है उस पर्सन की या वो डिसेबिलिटी सीज हो जाती है, तो उसके बाद आपको सिर्फ 3 साल का ही टाइम मिलता है केस को फाइल करने का। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले एग्जांपल दिए ना, उसमें अगर बंदे की डिसेबिलिटी सीज होगी या बंदा मर गया, तो आगे जो एलआर्स होंगे या उस बंदा जो डिसेबल था वो उसकी डिसेबिलिटी खत्म होगी, तो उसके बाद फिर आगे 3 साल का टाइम होगा कि वो केस फाइल कर सकता है, उससे ज्यादा उसको टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। क्लियर है? रॉबिन, मैम तो इस बेस पे भी केस हो सकता है कि अगर उसने ए बी ने ए से नहीं पूछा तो वो फिर अलग चीज आ जाती है ना, फिर वो अलग उसमें कर सकते हैं कि हाँ भी मेरा इसमें राइट बनता था, हो सकता है इसमें भी किसने मेरे से पूछा है नहीं कि ये प्रॉपर्टी बेच रहा है तो मेरा पहले राइट बनता था, मेरे को पूछना इसका पहला राइट मैम बनता आपका है। नेटवर्क नहीं आ रहा। यार अब मैं क्या करूँ, तो नेटवर्क के लिए मेरे यहाँ तो प्रॉपर नेटवर्क है। अब आ रही है आवाज? जी मैम। इसमें जो है ना, फिर अगर प्रीएम्पशन के बेस पे अगर आप केस करना चाहते हो तो फिर वो अलग से डील होगा, क्योंकि बनता तो है इस पे केस कि इसने मेरे को पहले नहीं पूछा, क्योंकि मेरा राइट पहले बनता था, तो इसमें भी केस बन जाते हैं, इस पे भी होते हैं केसेस। तो मैम उसमें रिलीफ क्या मिलती है अगर उसने बेच ही दी होगी तो? यार यहाँ तो अब ये तो क्या बोलते हैं, वो तो कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, और सर्कमस्टांसिस देखे जाते हैं कि क्यों बेची इसने, बाहर वाले बंदे को क्यों बेची, या उस पड़ोसी के साथ उसकी बनती नहीं होगी, तो वैसे जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है वो साथ वाले बंदे को ही दी जाती है कि आपने लेनी है कि नहीं लेनी है। वो तो फिर बड़ी चीजें देखी, वो तो सर्कमस्टांसिस देखे जाते हैं ना, फिर उसके बेस पे डिसाइड होते हैं। क्लियर? बट ये है कि इसमें केस बन जाता है कि अगर आपको प्रेफरेंस नहीं दी गई और किसी थर्ड पर्सन को प्रेफरेंस दे रहा है वो बेचने के लिए प्रॉपर्टी, और आपको नहीं दे रहा है, तो आप इस बेस पे कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो कि मेरा राइट बनता था इसको खरीदने का, इसने मेरे को तो पूछा ही नहीं। मान लो अगर किसी ए और बी की प्रॉपर्टी, ये दोनों भाई भाई हैं और दोनों की आप जॉइंट प्रॉपर्टी है, कल को उन्होंने पार्टीशन करवा लिया आधी प्रॉपर्टी का, आधी ए को चलेगी आधी बी को चलेगी, ठीक है। अब बी जब अपनी प्रॉपर्टी के साथ डील करेगा तो अपने भाई को, अरे मेरे को बीच में तो वो अपने भाई को तो पूछेगा ना कि भाई मैं अपना शेयर बेच रहा हूँ तो तूने लेना मेरा शेयर, तो तू ले ले, नहीं तो मैं थर्ड पर्सन को दे दूंगा, है ना। तो अगर वो कल को अपने ब्रदर को नहीं पूछता है और वो प्रॉपर्टी बेच देता है, तो उसका भाई जा सकता है कोर्ट में और बोल सकता है कि मुझे तुमने प्रॉपर्टी मेरी मुझे मत, इसने पूछा नहीं, मुझे प्रेफरेंस ही नहीं दी गई। जी मैम, क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 9, कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट। अब इस वाले सेक्शन में आ गया कि अगर किसी बंदे, अगर एक बार टाइम चलना शुरू हो गया ना डिसेबिलिटी के बाद, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एक बार टाइम शुरू हो गया और उसको 2-3 दिन बाद एक नई डिसेबिलिटी आ गई, ठीक है, तो बीच के टाइम में अगर वो डिसेबल नहीं है और ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड वहां से चल पड़ा, तो अब सब्सिक्वेंट जो भी उसको डिसेबिलिटी हो या इनएबिलिटी हो तो वो उसको स्टॉप नहीं कर सकती है। ये सेक्शन 9 बोलता है, ठीक है जी मैम। और इसका प्रोवाइजो बोलता है कि हाँ जी, तो मैम पीछे तो ये भी बोला कि अगर डिसेबिलिटी जहाँ होगी वहीं से उसका टाइम स्टार्ट होगा जब वो ठीक होगा। हाँ, जब जैसे वो ठीक हो जाएगा ना वैसे उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आज उसकी डिसेबिलिटी सीज हो रही है, एक माइनर था आज वो मेजर हो गया, कल से उसका टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। अब कल वो मान लो सुबह उठा और वो पागल हो गया,
तो अब उसकी टाइम पीरियड कैसे चलेगा? जब वो पागल हो गया वो कैसे कोर्ट में जाएगा? नहीं जा सकता है, तो उसका टाइम पीरियड स्टॉप ही रहेगा जब तक वो दोनों चीज़ें ठीक नहीं होती। लेकिन अगर मान लो आज वो मेजर हो गया और कल परसों चौथ तक ठीक रहा वो, अब कल से टाइम पीरियड शुरू हो गया ना, अब 3-4 दिन वो ठीक रहा, मान लो आगे जाके वो पागल हो गया, तो अब आगे जाके वो पागल होता है तो वो चीज़ फिर ना इसमें नहीं आएगी, फिर उसका टाइम पीरियड चला ही रहेगा। फिर उसको सब्सिक्वेंट कोई भी डिसेबिलिटी हो या वो पागल हो, चाहे वो जो मर्जी हो, वो उसको फिर वो उसके टाइम को कोई भी रोक नहीं सकता है। फिर एक बार शुरू हो गया तो फिर कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी उसको रोक नहीं सकती है। जी मैम। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, इसमें एक प्रोवाइजो है बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लेटर टू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इसको मानने का। उसके बाद इतना ही है, ये सेक्शन नंबर 10 तक इतना है, यहाँ तक सॉरी सेक्शन नंबर 9 तक। 10 भी है, सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें बोला गया है नेक्स्ट वाले सेक्शन में बोला गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन whom property has been become vested in trust for any specific person or against his legal representative or assigns for the purpose of following in his or their hand such property or the proceed thereof or for an account of such property or proceeds shall be barred by any length of time। अब इसमें जो है ये एग्जाम्पल समझना, ठीक है, सेक्शन को समझने के लिए। इसमें बोला गया है, इसमें ट्रस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये इसमें बोला गया है जैसे ए है, उसने जो है ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी दे दी बी को, बी को या इसमें ट्रस्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है ट्रस्ट में दे दी इसने, ठीक है, और बी को बना दिया इसका ट्रस्टी, और बोला जो भी पैसा आएगा उससे तूने इस ट्रस्ट का वेलफेयर करना है, ठीक है। जैसे कोई मंदिर बनाया हुआ है और उसकी में जो भी कल को चीज़ें चाहिए वो सारी तूने यहाँ पे जो पैसा चढ़ावा चढ़ेगा उससे तूने करनी है, ठीक है। लेकिन बी ने पता क्या किया, बी ने जो भी पैसा आया उससे खुद के लिए गाड़ी ले ली, कार ले ली, घर बना लिया, बंगलो बना लिया, कार ले ली, और जो ये वाला मंदिर था, मान लो ये बेचारा मंदिर जो है ये खंडर का खंडर ही रहने दिया, ठीक है। क्लियर? जी मैम। अब ए जो है, अब इसके पास राइट है कि ये जा सकता है बी के अगेंस्ट और सूट फाइल कर सकता है। इसमें कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, ये कभी भी जाकर बी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और बोल सकता है कि इसने ये कार बंगला बना लिया जबकि मैंने इसको प्रॉपर्टी दी थी कि तूने इस मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ेगा उससे इस प्रॉपर्टी को आगे डिवेल्प करना है, लेकिन उस पैसे का इसने अपने लिए यूज़ किया, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो अब ये इसके अगेंस्ट कभी भी जाकर जो है केस कर सकता है, इसके अगेंस्ट या इसके एलआर जो भी होंगे उनके अगेंस्ट। क्लियर है ये? जी मैम। रोबिन आपको क्लियर है इसका नेट? जी मैम। यहाँ तक क्लियर हो गया ना 10 सेक्शन तक? मैम बड़ा हाँ आज के लिए बड़ा है क्योंकि अब ये थोड़ा टफ से सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर ना इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। जी मैम। ओके मैम।